रीना जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्क्लेव के इस मंच पर। थैंक यू सो मच। मैं बातचीत का सिलसिला आगे और शुरू करूं उससे पहले मैं आपसे समझना चाहूँगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब सही मायनों में आपके लिए क्या है। क्या ये बिल्डिंग और रोड्स है या फिर इससे कुछ और ज़्यादा? First of all, a very good afternoon to all the distinguished guests present here, all the industry leaders, all the media experts and infrastructure experts. I want to thank ABP Live for organizing an event like this, because this is very, very critical in today's scenario where we need to come together and share our ideas and experiences, share our vision together and learn from each other. Because when we look at our regular day-to-day functioning, our mundane functioning, we are usually working in silos. But today, I am really looking forward to interacting with all the industry experts here, infrastructure experts here, because I want to take today your perspectives also and try and make the governance model we all are trying to develop in UP, we are trying to develop in the country, take it way more ahead and make things better. So I think the question which you've highlighted is about the infrastructure, कि मैं infrastructure से क्या समझती हूँ, और मुझे लगता है उससे पहले हमें जो आज एक इंडिया का अर्बन मोमेंट है उस कॉन्टेक्स्ट को मैं पहले एक बार डिस्क्राइब करना चाहूँगी। जो अर्बनाइजेशन की आज बात होती है या डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात होती है कि क्या डेमोग्राफिक शिफ्ट डिविडेंड की तरफ होगा या डिलेमा की तरफ, उसका पूरा जो एम्फेसिस या बेसिस होगा दैट विल बी अर्बनाइजेशन, कि हमारे शहर कितने अच्छे बन पाते हैं। अगले 10 सालों में 20 सालों में मिलियंस ऑफ पीपल विल मूव टुवर्ड्स सिटीज़। They want better opportunity, they want better healthcare, they want better schooling, education for their children. So in this context, हमें infrastructure ऐसा चाहिए जो सिर्फ रोड या बिल्डिंग या जो हम आइकॉनिक स्काईलाइंस की बात करते हैं सिर्फ उस तक सीमित ना रह जाए। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जो इंक्लूसिव हो, जो वहाँ पे उस शहर में रहने वाले हर व्यक्ति को केटर टू करे। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जो सस्टेनेबल हो, बिकॉज अभी जैसे सर ने भी बात की ईवी की, या सर ने बात की क्लीन एनर्जी की, या बात की कि कैसे हम लोग डिस्टेंस कम कर रहे हैं, डीकंजेशन कर रहे हैं। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जो सस्टेनेबल भी हो, कि वाकई में जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है उनको हम लाइबिलिटी नहीं बट ऐसा शहर छोड़ के जाएँ जहाँ वो सेलिब्रेट कर सकें। सो इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज़ इंक्लूसिव, विच इज़ सस्टेनेबल एंड विच हैज़ गवर्नेंस systems, such robust governance systems that grow with the growth and development of that city. बिल्कुल, आपने जो बताया इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, हम भी यही सोचते हैं कि विकसित भारत के आज और कल की जब भी बात आती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट होता है। मगर हम कैसा स्ट्रक्चर एक डिज़ाइन करें, मैं आपसे समझना चाहूँगा कि जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो तो आने वाले भविष्य की बात हो, ना कि ये सोचा जाए कि बाद में इसमें जोड़ तोड़ दिया जाएगा और बाद में मान लीजिए कि एक फ्लाईओवर बना, उसके पास में मेट्रो बाद में बना दी जाएगी। तो क्यों ना भविष्य की प्लानिंग के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे स्ट्रक्चर किया जाए। See, one very important thing which our predecessors, हमारे से पूर्व जो अधिकारी रहे, हमारे से पूर्व जो पॉलिसी फॉर्मुलेटर्स रहे, उन लोगों ने चंडीगढ़ को, नोएडा को, ग्रेटर नोएडा को या गुड़गांव को इस तरीके से प्लान किया कि आप प्लानिंग पहले कर सके। लेकिन स्पेसिफिकली मैं ग्रेटर नोएडा में पोस्टेड हूँ, तो मैं यहाँ की बात बताना चाहूँगी। एक मास्टर प्लान है 2041 का जो अप्रूव्ड है, शहर अभी भी विकसित हो रहा है, तो 50% ग्रीन शहर को छोड़ा गया। इस तरीके से टाउनशिप्स को डेवलप किया गया कि वहाँ पर आप मैंडेटरी रूप से स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ लाएं, आप ऐसी चीज़ें लेके आएँ जो लोगों के लिए शहर एक लिवेबल होगा। 130 मीटर जैसी चौड़ी सड़क मैंने नहीं देखी थी किसी शहर के बीचों बीच, बहुत चौड़ी सड़कें हैं। हम लोग गंगा जल की बात करते हैं तो जो वाटर पाइपलाइंस में आता है, आपके पास सरफेस रन ऑफ है, आपका बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है ग्राउंड वाटर पे नहीं होता। ये सब संभव है क्योंकि इस शहर को पहले प्लान किया गया,
चंडीगढ़ को भी ऐसे ही प्लान किया गया। अब जो चुनौती है वो यही रहेगी कि कितने अच्छे से गवर्नेंस सिस्टम्स इस ग्रोथ के साथ अलाइन होके चीज़ों को जो है डेवलप कर पाते हैं। बिल्कुल, आपने जिस तरह से जिक्र किया कि सस्टेनेबिलिटी का, हम देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आजकल सस्टेनेबल शब्द का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, मगर जब ग्राउंड ज़ीरो पर बात आती है तो वो कहीं ना कहीं कमज़ोर नज़र आता है सस्टेनेबल वर्ड। तो आपकी नज़र में एक आइडियल सस्टेनेबल सिटी कैसी होगी? See, when we talk about sustainability, we need to look at the infrastructure of a city. एक शहर में, एक घर में क्या चीज़ें चाहिए? आपको पाइप्ड वाटर लाइन चाहिए। जब आपको पाइप्ड वाटर सप्लाई मिल रहा है तो वहाँ पे स्मार्ट मीटर्स होना ज़रूरी है, जो हम अपने शहर में कर रहे हैं। स्मार्ट वाटर मीटर से आपकी खपत भी कम होगी, आप पानी को बचाएंगे और उसी वाटर को रीयूज़ करना, सीवरेज में टर्शरी ट्रीटमेंट प्लांट्स लाके, बेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजीज़ लाके ट्रीट करके रीयूज़ करना, हॉर्टिकल्चर वर्क में, सिविल वर्क में, ये ऐसी चीज़ें हैं जो किताबों में पढ़ने में अच्छी लगती थी, बट मैं बहुत ही प्राइड के साथ आई कैन शेयर इट विद यू दैट दीज आर थिंग्स विच वी हैव ऑलरेडी अमेलगमेटेड इन आर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ग्रोथ स्टोरी and we are utilizing this. I will also want to share about this incredible project which Greater Noida has very recently, it has finished. So it is a 200 crore worth project of integrated surveillance and traffic monitoring system. पहले हम smart and safe city को समझते थे कि 2279 कैमराज लग जाएंगे, CCTV कैमराज लग जाएंगे तो ऑनलाइन चलान्स कट के मिलने लगेंगे। बट चलान्स के साथ एक मेजर इशू जो ख़त्म हो जाएगा वो है डीकंजेशन, बिकॉज पीपल विल फॉलो ट्रैफिक नॉर्म्स। सो दैट इज़ वन वेरी मेजर थिंग जो अभी सर सिटीज़न बिहेवियर के बारे में कह रहे थे। कहीं ना कहीं हमें गवर्नेंस सिस्टम में ही सिटीज़न बिहेवियर को ठीक करने की जिम्मेदारी को समझ के इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। वो ISTMS जो प्रोजेक्ट है सिर्फ ऑनलाइन चलान नहीं ला रहा है, वो सेफ सिटी भी ला रहा है। आज हमारा AI बेस्ड, एंड आई कैन वाउच इन द कंट्री, दिस इज़ द लेटेस्ट ISTMS प्रोजेक्ट विच इज़ कमिंग, AI बेस्ड है जिसमें एनी क्राइम दैट इज़ हैपनिंग और एनी पर्सन इन डिस्ट्रेस विल गेट इमीडिएट हेल्प बिकॉज the AI is going to track any kind of activity which is not normal or routine. Also, when I was talking of water pipeline, sewerage network, electrical infrastructure, हर चीज़ के साथ आजकल इलेक्ट्रिकल में CCMS इंफ्रास्ट्रक्चर है। आपकी लाइट ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाएगी, हम सोलर को इंटीग्रेट कर रहे हैं। When we talk of sanitation, we are having the vehicles which are GPS tracked, so you can actually monitor के हर घर से जो आपका सेपरेट होता है वेस्ट वो आपको मिल पा रहा है। सो एवरी पब्लिक फैसिलिटी, पब्लिक सर्विस will be monitored in this ICCC इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर, जहाँ से आप पूरे शहर का एक बर्ड्स आई व्यू ले सकते हैं, चाहे वो अर्बन मोबिलिटी की बात हो, चाहे आपकी पब्लिक सर्विसेज की बात हो, चाहे फ्यूचर में किसी भी प्रकार का स्मार्ट एंड सेफ सिटी शहरवासियों को देने की बात हो। तो ये सभी चीज़ें जो हैं सस्टेनेबिलिटी लाएंगी, डीकंजेशन लाएगी। आपने बोला एक आइडियल सिटी कैसा होना चाहिए, वो ऐसा ही होना चाहिए जहाँ पे ग्रीन स्पेसेस हैं, लोगों के पास पार्क्स हैं, एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़ हैं, लोगों को अच्छा पानी मिल रहा है जिसका TDS बिल्कुल कम है, लोग को कोई भी पानी का क्रंच नहीं हो रहा है, सफाई है शहर में और एक स्वच्छ वातावरण है। आपने आइडियल सिटी की बात की, एक तरह से आपने जो पॉइंट्स गिनाए मुझे वो फ्यूचर रेडी सिटी की एक तैयारी के तौर पर वो देखने को मिले, क्योंकि कैमरा सर्विलांस की जब बात आती है, AI की जब बात आती है तो एक फ्यूचर रेडी सिटी देखने को मिलती है। मगर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ मैं बात करूं तो इन्वेस्टमेंट भी साथ में आता है। मगर जब हम ग्लोबल इन्वेस्टर्स की बात करते हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर्स, उनके लिए जब वो आपके यहाँ इन्वेस्ट करने आते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट क्या होता है? I will like to give credit to my Honorable Chief Minister of Uttar Pradesh, Shri Adityanath Yogi ji, जिनके समय में लॉ एंड ऑर्डर पे उत्तर प्रदेश में इतना काम हुआ है। आज ये द ऑगस्ट गैदरिंग दैट आई सी जस्ट in front of me, I'm sure each one of you will agree, the exponential growth which has happened in the industrial landscape, and that majorly
is because of the better law and order situation. Crime control हुआ है, communal tensions control हुए हैं, investor को एक certainty मिली है, एक safe environment मिला है. But it does not stop only to this. Uttar Pradesh, with such a huge population, needs something called investment and industrialization. And the focus today is to become the most investor-friendly state. So we have the best of policies available with us. हम Fortune 500 India या world companies की बात करें या हम FDI की बात करें, so we give upfront land subsidy, capital subsidy, best of the deals to best investors to come here. We also have a policy called GCC policy, जिसमें Global Capability Center, किसी भी अच्छी बड़ी कंपनी के, Infosys है, Indigo है, like yesterday only I was in talks with Indigo. There are great companies who are showing interest to invest in Greater Noida, to invest in Uttar Pradesh because of the ease of doing business, because of these subsidies and because of the certainty that investment is also going to get. I will also like to mention here, apart from industrialization and investment, what is also happening is, again, like Gadkari sir just mentioned, the logistics cost. The Prime Minister's vision is to reduce the logistics cost. It has come down from 16 to 10 is what we just heard. And one single project in Greater Noida, the multimodal logistics hub, which is coming in about 800 acres, the multimodal transport hub and certain more logistic parks will bring that down to about 2 to 3% because we have the locational advantage of being just at the intersection of Eastern Freight Corridor and Western Dedicated Freight Corridor. So वो locational advantage की वजह से यहाँ पे जो logistics hub आएंगे, logistics cost कम होगी. So like sir also just mentioned, आपको वो profitability, वो advantage मिलेगा अपने business में. That will be completely translated to the investor and to the common people also subsequently. So industrialization, investment, bringing in employment, good collar job, high collar jobs, blue collar jobs. एक बार जब इंडस्ट्री आता है, हमें किसी भी शहर को बसाना है, तो वहाँ पे जब आपके ब्लू कॉलर जॉब्स, वाइट कॉलर जॉब्स आते हैं, तो दे ऑल्सो ब्रिंग इन द बेस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशंस बिकॉज उनको बेस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स, मेडिकल फैसिलिटी एंड स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़ चाहिए फॉर देयर फैमिली. ऑल्सो कम द बेस्ट ऑफ कमर्शियल बिल्डर्स बिकॉज आपको वैसा ही मॉल्स का, फैसिलिटीज़ का लैंडस्केप चाहिए. सो एक शहर का विकास उसकी इकोनॉमी, उसकी एक रोबस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ से होती है जो इंडस्ट्रियलाइजेशन लाता है. जीएसटी मिलता है सरकार को, इन्वेस्टमेंट होता है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है. लॉजिस्टिक्स के लिए हम लोग काम कर रहे हैं लाइक द प्रोजेक्ट्स वी जस्ट मेंशन्ड एंड वी आर प्राउड ओनर्स ऑफ हैविंग द बेस्ट ऑफ कंपनीज. वी हैव द biggest data center Yota which has just come up, and companies, third and last point is companies which are knowledge driven, which are green. So things which are bringing in AI or knowledge or solar, so things like that need to come in a city and then you can actually call it a world class city. Now that is our aim for 2047. We are just onto the track, but this is how I idealize any future world class city. And logistics, investment, industrialization and knowledge driven industries should be the basis of any good city that should come up. अच्छा, आपने अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, इन्वेस्टमेंट की बात की. इसमें तो कोई दो राय नहीं कि अगर एक फ्यूचर रेडी सिटी हमें बनानी है तो उसमें प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है. मगर आपके नज़रिए से मैं सवाल पूछना चाहूँगा कि आपके नज़रिए में प्राइवेट सेक्टर है जो उसका स्ट्रक्चर, उसको कैसे किया जाए, उसका इन्वेस्टमेंट कैसे स्ट्रक्चर किया जाए कि पब्लिक अकाउंटेबिलिटी कहीं भी वीकन ना हो. See, today we are hearing of PPP models. हम DBFOT पे वर्क करते हैं, BOT पे वर्क करते हैं. It is very important in both aspects. One, in having private investors and private players, big players with the best of expertise to come and develop a place. That is why the MMLH project I just mentioned, वो logistics hub में हमारा contribution in the revenue sharing model will be the land we give and the basic utilities we give, jal, sewer, drain, etc. And their responsibility will be of developing entire warehouses, storage systems, road network, etc.
and then boost the economy of the country. So it is extremely vital, and no place can survive in a long term without having a balance between both the public and private. I also want to mention here the active citizenry's role. Today we look at transparent governance, we talk about governance which is citizen friendly, but I think it should also be very much participative. Like, that is why I was really highlighting and thanking this amazing platform that, you know, we all can come together and share our experiences. Because when public are like first stakeholders and they come forward and they help us in the growth trajectory, that will also make them more responsible in the entire governance. So जो responsible citizenry की बात आती है, वो सिर्फ ITMS के कैमराज लगा दो, ऑनलाइन चालान जनरेट कर दो, enforcement बढ़ा दो से ज़्यादा they should feel a part of the governance, the entire the entire administrative machinery. So दोनों चीज़ें important हैं. एक हम PPP का बैलेंस बनाएं एंड सिटीजन्स का भी एक एक्टिव स्टेक होल्डर वाला रोल रहे. सो दैट इज़ व्हाट आई एक्चुअली preach for, and I really hope that we can do wonders in all good cities, and together try and resolve all these major issues we face of decongestion, of municipal infrastructure issues in monsoon, or the AQI issues. So all this we need to work together and in a more participative and collaborative framework. इंफ्रास्ट्रक्चर पे सवाल तो कई सारे हैं, मगर समय की कुछ सीमाएं हैं, तो एक रैपिड फायर राउंड छोटा सा करते हैं. जल्दी जल्दी आप जवाब देना. रोड या वाटर, प्रायोरिटी आपकी क्या है? सॉरी, रोड या वाटर, प्रायोरिटी आपकी क्या है? बोथ. ओके. डेडलाइन प्रेशर या क्वालिटी प्रेशर? क्वालिटी. फील्ड विजिट या रिव्यू मीटिंग? Field visit. We can always review when we are on the field also. Meetings are extremely important, but I'll go with field visit. We should know the essence of what is happening on the ground. That is extremely critical. अच्छा, स्पीड या सस्टेनेबिलिटी? Sustainability. एक्सपांशन या मेंटेनेंस? Maintenance. मेंटेनेंस. अच्छा, प्रेरणा जी, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया इस कन्वर्सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए. Thank you so much. My pleasure completely. Thank you so much for having me. Jai Hind, Jai Bharat.